नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाला बेल आइकन करना दोस्तों ना भूलें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संधि। इस संधि के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। संधि का अध्ययन आपने पूर्व कक्षाओं में भी किया, आज हम और करेंगे, लेकिन किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा भी करेंगे और इस संधि प्रकरण को पूरा भी करेंगे। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना, जोड़ना। तो मित्रों, मेल करना, जोड़ना, किसको जोड़ना है? किसी शब्दों को जोड़ना है या वर्णों को जोड़ना है? देखिए, एक उदाहरण पर समझना है आपको। पुस्तक प्लस आले लिखा हुआ है आपके सामने। पुस्तक शब्द है, उसके अंतिम वर्ण में क्या है? अ है। और उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? आले लिखा हुआ है। आले के प्रथम वर्ण में क्या है? आ है। तो अ और आ, अ और आ, ये क्या है? ये इन दोनों का मिलान होगा, तब उसमें एक परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, कुछ न कुछ बदलाव होगा, तब हम उसे कहेंगे कि ये संधि हुई है। और इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पुस्तकालय बन जाएगा। पुस्तकालय शब्द बना। तो अब हम इसको मोटे तौर पर इस प्रकार समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार जान सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जी हां मित्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे साथियों। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब यहां देखिए, मैं लिख के बता रहा हूं, दो वर्ण है, जैसे मान लीजिए क और ख। क्या आप इन दोनों को मिलाकर के संधि बता सकते हैं? क्या इसमें संधि हो रही है? जी नहीं हो रही है। दो वर्ण मिलेंगे, उसके बाद में उसमें कोई न कोई परिवर्तन होगा तो ही वो संधि कहलाई जाएगी, अन्यथा वो संधि नहीं है, वो संयोग होगा। अब देखिए, संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? कि कुछ कोई शब्द लिखा हुआ है और उस शब्दों को हम जब अलग अलग करके उसको लिखते हैं तो हम कहते हैं संधि विच्छेद। आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, हिमालय। आप देखिए, हिमालय शब्द को हम कुछ अलग अलग करके लिखेंगे, तब उसको किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे यहां है हिमालय में देखिए हिम है, एक शब्द लिखा हुआ है हिमा। अब आपको यह समझना है, इसमें मैंने लिख दिया आलय और यहां पर भी लिख दिया आलय। तो साथियों, लगे हाथों में इसलिए बता रहा हूं कि इसमें क्या समझना है। यह आपको समझना है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्द होता है, उसकी संधि नहीं होगी। ये नहीं आप हिमालय शब्द को हिमा प्लस आलय कर रहे हैं, पहला ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा आपको, और आप आंखें बंद करके सीधा पहले ऑप्शन पर ही टिक कर दोगे और आंसर अपना गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखना है, उसके बाद देखना है हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है गर। बर्फ का गर अर्थात हिमालय, या हिमा प्लस आले, हिमा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहां। तो हिम प्लस आले, बर्फ का गर, इस प्रकार का आपको आंसर मिले तो ये सही करना है। और यही ये सब बात समझना है कि संधि विच्छेद क्या है। यही संधि विच्छेद है हिमालय शब्द का हिम प्लस आले, अर्थात उसको अलग अलग करना, वो ही संधि विच्छेद है। जैसे नरेश का संधि विच्छेद देख लीजिए आप, नर प्लस ई से है, नर प्लस ई से है, तो नर यानी मनुष्य, ई से यानी ईश्वर, तो दोनों का अर्थ निकलता है। यहां संधि हो रही है, किसकी हो रही है? यहां देखिए, ए में नर में क्या है? रे में ए है, उसके बाद क्या आया? ई आया। अ और ई दोनों क्या है? दोनों स्वर हैं, तो यहां स्वर संधि हो रही है। अब यहां स्वर संधि का उदाहरण न दिया हुआ हो और स्वर संधि का कोई ना कोई भेद दे दिया जाए तो आप चिंता ना करें। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे संधि में स्वरों के भेद और व्यंजन संधि है उसके जो नियम है उस नियमों को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के जो नियम है उस नियमों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहां नर प्लस ई से यहां गुण संधि हो रही है।
नरेह शब्द में गुण संधि होगी। हम आगे वाले वीडियो में और विस्तार से चर्चा भी करेंगे, हर प्रकार की संधि है कैसे बनती हैं, कैसे विच्छेद होती हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहां आगे बढ़ते हैं हम संधि के भेदों के बारे में। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी साथियों। अब संधि के भेद आपको पता है 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद हैं। इन तीनों भेदों को हम एक डायग्राम के रूप में उनकी सारी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संधि क्या है, पता चल गया। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पूर्व में बात करूंगा स्वर संधि के बारे में। सबसे पूर्व में बात करूंगा स्वर संधि के बारे में। जी हाँ मित्रों, स्वर आपने पढ़ा होगा, हिंदी में स्वर होते हैं 11 होते हैं। उन्हीं स्वरों की जो मेल होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहां स्वर संधि कब होगी कि प्रथम पद के अंत में स्वर हो और द्वितीय पद के पूर्व में क्या हो, स्वर हो, तब वो स्वर संधि कहलाई जाएगी। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर टू स्वर दोनों मिलेंगे, कोई विकार उत्पन्न होगा, वो स्वर संधि कहलाई जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। देखिए आगे, अब बढ़ते हैं हम व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन संधि में ये कह रहा है कि व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण है वो व्यंजन कहलाता है। तो ये मान के चलना कि व्यंजन संधि के साथ में स्वर आएगा। तो कैसे होगा? देखिए, प्रथम पद में स्वर हो सकता है, उसके बाद में क्या होगा? व्यंजन। यहां व्यंजन हो सकता है तो व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है। अगर मान लीजिए पूर्व में व्यंजन आ गया और उसके बाद व्यंजन आ गया तो भी वो व्यंजन है ही, लेकिन व्यंजन के बाद अगर स्वर आ गया तो भी वो व्यंजन संधि ही कहलाई जाएगी। यहां तक की बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? वेरी गुड। व्यंजन संधि है कि स्वर होगा, स्वर के बाद व्यंजन होगा, या मान लीजिए पूर्व में व्यंजन होगा उसके बाद में भी व्यंजन आएगा तो भी व्यंजन संधि होगी। पूर्व में व्यंजन आ गया उसके बाद में अगर स्वर आ गया तो भी व्यंजन संधि ही होगी। अब देखिए, स्वर के बाद व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के बाद अब हम चलते हैं आगे विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि क्या कहती हैं कि मेरे प्रथम पद के अंत में तो विसर्ग होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद में अगर स्वर आए या कोई व्यंजन आ जाए और उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा तो वो क्या कहलाई जाएगी? वो विसर्ग संधि कहलाई जाएगी। वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो दोस्तों, ये तो बात थी अपने संधि के भेदों के बारे में और संधि के भेदों की परिभाषाएं समझ ली। यहां स्वर टू स्वर होगा तो स्वर संधि होगी, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर आ जाएगा तो भी वो व्यंजन ही संधि कहलाई जाएगी। और विसर्ग संधि में कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में तो विसर्ग ही होगा और उसके बाद में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई सा भी वर्ण आ जाएगा तो वो विसर्ग संधि कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं स्वर संधि के भेद और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए। आप देखिए, स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा स्वर टू स्वर, 2 स्वर हैं उनका मेल होगा, उसमें कुछ विकार उत्पन्न होगा या कोई परिवर्तन होगा तो वो स्वर संधि ही कहलाई जाएगी। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे देखिए, विद्या प्लस आलय, क्या हुआ? विद्यालय। कैसे हुआ? आ प्लस आ। विद्या में क्या है? आ, और आलय में क्या है? आ। दोनों को मिलाया, दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, दोनों आ प्लस आ एक बन गए। क्या हो गया? आ हो गया। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। प्रति प्लस एक, अब देखिए प्रति प्लस एक, प्रति में क्या है? ई है, और उसके बाद एक में क्या है? ए है। तो ई और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई और एक मिलकर के क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ए हो गया ना, तो ये ए आकर के ये में मिल गया तो पद बन गया प्रत्येक। उसी प्रकार हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं।
स्वर संधि के भेद देखिए साथियों कितने होते हैं, पूर्व में भी पढ़ा आपने, आज भी एक बार पुनः ध्यान कर लेना। क्वेश्चन बनता है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो आपको टिक करना है, 5 होते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान रख लो, दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि, इस प्रकार याद रखना है। दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि, अगर किसी भी प्रकार आप अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि उसको इसी प्रकार याद करें, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, जो आपको सीक्वेंस अच्छा लगे उसी प्रकार आपको याद रखना है। लेकिन हम जब इसी क्रम से पढ़ेंगे तब अपने को संधि और समझ में जल्दी आएगी। तो ये तो है अपने स्वर संधि के 5 भेद, कौन कौन से, दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि। अब बात करते हैं, सबसे पहले स्वर संधि का भेद आता है दीर्घ संधि। तो साथियों दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ यन होता है क्या, बड़ा, ह्रस्व यन होता है छोटा, जिसको हम कहते हैं लघु। तो दीर्घ संधि की परिभाषा समझिए, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि ये यहां समझना है कुछ एक फैमिली है, एक है अ, एक है ई, एक है उ और एक है री। इस बात को ध्यान रखना, ये 4 फैमिली है, उनके साथ में देखिए अ और आ है। अगर उसके बाद में अ या आ उनमें से कोई वर्ण आ गया, उसके बाद में मान लीजिए अ या आ कोई वर्ण आ गया, या ई प्लस ई या ई, उ प्लस उ या उ, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए बीच में, मान लीजिए आ प्लस आ होया तो भी दीर्घ उसका आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ई में से कोई एक वर्ण होगा, उसके बाद में भी मान लीजिए ई आ गया तो भी उसका क्या हो जाएगा, ई ही होगा, यानी दीर्घ वाला होगा। उ में से कोई एक वर्ण आया और उसके सामने दोनों में से कोई सा भी आ गया तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। उसी प्रकार री है वो आपके संस्कृत में होगा, इसमें नहीं होगा, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं। संस्कृत के जब हम वीडियो डालेंगे उस टाइम हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखिए उदाहरण को समझना है, आपको हर बुक में अनेक सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आपको उस उदाहरणों में जो परिवर्तन किस प्रकार हुआ उसको समझना है। अब देखिए अ प्लस ए क्या हो रहा है, आ हो रहा है, ए प्लस आ भी आ हो रहा है, आ प्लस ए भी आ हो रहा है, आ प्लस आ भी आ हो रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि ए आ में से कोई सा भी वर्ण आए, उसके बाद में ए आ में से भी कोई सा भी वर्ण आए तो ही वो क्या होगी, वो दीर्घ संधि होगी। जैसे धर्म प्लस अर्थ है, अ प्लस ए क्या हो गया, धर्मार्थ है। गज प्लस आनंद, अ प्लस आ क्या हो गया, आ गजानन। तथा प्लस अपि, आ आया उसके बाद ए में क्या है, अ है, तो भी क्या हो गया, दीर्घ आ, तापी। शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। दया प्लस आनंद, दयानंद। इस प्रकार के उदाहरण आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे, हर बुक में मिलेंगे, लेकिन यहां समझना है कि किस प्रकार से हो रहा है। दीर्घ संधि आपको सबको आराम से इजी लगती होगी, लेकिन यहां हम गलतियां कर देते हैं। इस संधि चैप्टर के खत्म होने के बाद में जब मैं एक वीडियो डालूंगा, अपना एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जो आपने पढ़े हैं लेकिन फिर भी आप गलत करोगे। देखिए ये तो बात हुई अपने ए वाले फैमिली की। अब हम बात करते हैं ई वाले फैमिली की। ई प्लस ई होगा, छोटा ई बड़ा ई तो भी बड़ा ही होगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई होगा तो भी बड़ा ई ही होगा। मैं बड़ा छोटा नहीं बोल रहा हूं, ये अपने को समझने के लिए ही कर रहा हूं कि हम लोग इनको किसी न किसी प्रकार समझ लें, अपने दिमाग में उसको बिठा लें। ये ट्रिक्स समझना है। बड़ा ई प्लस बड़ा ई क्या हो जाएगा, बड़ा ई ही होगा। अब ह्रस्व कहें या दीर्घ कहें, छोटा कहें या बड़ा कहें, ये आपके हिसाब से आप इसको समझना है। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, रविंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र। देखिए कई जगह ये आपको लिखा हुआ मिलेगा,
रविंद्र। ये शब्द हैं वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, गलत हैं, वर्तनी की दृष्टि से वो गलत हैं। शब्द सही क्या होगा? रविंद्र होगा। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। हरि प्लस ई से हरि से। देखिए हरि में क्या है? ई। कौन सा? ह्रस्व छोटा। उसके बाद ई से में क्या है? बड़ा ई। ई और ई क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। रे में बड़ा ई मिल गया, तब ये बन गया हरि से। उसी प्रकार देखिए देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। नदी प्लस ई से नदी से। अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। गिरि प्लस ई से गिरी से। सची प्लस इंद्र सचिंद्र। सती प्लस ई से सती से। ये हुई दूसरे फैमिली की बात। अब देखिए नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं। यहां देखिए, यहां उ प्लस उ क्या हो जाएगा? दीर्घ उ दीर्घ ये दीर्घ ये दीर्घ। ये चारों में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किधर भी ले लो छोटा बड़ा फिर भी दीर्घ ही होगा। उदाहरण देखिए लघु प्लस उपदेश लघुपदेश बड़ा हो रहा है। सिंधु प्लस उर्मी सिंदूरमी। वधु प्लस उल्लेख वधुलेख। भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। भानु उदय लघु उर्मी। भूत सर्ग वधुर्जा। ये कि ऊ प्लस ऊ क्या हो गया? दीर्घ हो गया। यहाँ देखिए बड़ा ऊ छोटा ऊ क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ छोटा है या बड़ा है तो भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। भानु में देखिए न ऊ छोटा है छोटा ऊ, फिर भी क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो रहा है। ये यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? कि हमेशा कोई सा भी वर्ण आगे पीछे होगा। किसका? अ आ ई उ। लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? सम्मान वर्ण होना चाहिए। ये बात याद रखना, सम्मान वर्ण होने चाहिए। ए आ के बाद ए आ ही आएगा, तब उसमें परिवर्तन होगा दोनों में से कोई एक। और ई वाली फैमिली में से कोई आएगा, ऊ वाली फैमिली से में कोई आएगा, तब सम्मान वर्ण हम कहेंगे। उसको एक ही फैमिली के होने चाहिए, तब उसमें हम करेंगे दीर्घ संधि। यहां तक की बात समझ में आ गई साथियों कि दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि में क्या परिवर्तन करना है, किस प्रकार से परिवर्तन करना है, और संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई। संधि के भेद हैं वो समझ में आ गया। स्वर संधि के 5 भेद पढ़े हैं वो भी समझ में आ गया। तो साथियों हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।